जैन साथी, कैसे हो आप सब लोग? जकास। जो फेस पे स्माइल तो दिख नहीं रही, फिर कोई परेशानी है क्या? हैं? ऐसा तो नहीं है कि सर हम स्माइल स्माइल नहीं करते, सीधा हंसते हैं? चलो कोई बात नहीं, तो हंसी लो एक बार अच्छे से। ये ये हंसी थी? हैं? ये जबरदस्ती की हंसी थी। आज ऐसा मामला है, डेली मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ, तो आज ये मुझसे प्रश्न पूछने वाले हैं। और मैं जब इनसे प्रश्न पूछता हूँ तो ऐसी कंडीशन होती है कि बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं देते, फिर मैं मतलब बता देता हूँ। ऐसा ही मुझे भी इनसे उम्मीद है पूरी पूरी कि अगर मैं नहीं बता पाऊँ तो आप लोग आंसर दे देना, है ना? अब ऐसा है, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब देखो किसी भी कंडीशन में वो मामला नहीं होना चाहिए कि भाई आप सर्वे सर्वाओ कि मुझे तो सब कुछ आता है। दुनिया में ऐसा कोई हुआ नहीं यार जिसको सब कुछ आए। कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, और छूटना भी चाहिए। इससे औकात का पता लगा रहता है। ऐसे मतलब सुना है ना कि जमीन पे इसलिए बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी औकात मालूम है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न कौन पूछ रहा है? सर जो मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि जो कर्मकांड होते हैं वो क्या होते हैं? कर्मकांड, कर्मकांड का मतलब है आडंबर। और आडंबरों का ऐसा मामला है, यहाँ पे आस्था और अनास्था जैसी कंडीशन बन जाती है। और आस्था और अनास्था जैसी कंडीशन का मतलब ये है कि अगर जो व्यक्ति उस चीज को मान रहा है उसके लिए तो वो आस्था है और मतलब भगवान है, और जो व्यक्ति नहीं मान रहा है उसके लिए वो कर्मकांड जैसे। तो इसका जो प्रश्न है ना, वो शायद मेरे हिसाब से वैदिक काल से प्रश्न है। अभी तो मैंने ऐसे ही बोला, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब पूरा का पूरा मामला क्या है। जैसे अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ कर रहा है इस वजह से यज्ञ कर रहा है कि मतलब उसको कुछ अच्छा मिलेगा। अगर वो यहाँ पे 10-8 यज्ञ कर दी तो आगे चल के स्वर्ग में उसको इंद्र इंद्र बना दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से आडंबर या कर्मकांड है। या फिर कोई बाबा है और कोई बाबा ये बोल रहा है कि मतलब तू 10-8 बार घूमने आ और तुझे लड़का पैदा हो जाएगा, है ना? और मतलब कोई व्यक्ति नहीं मानने वाला इन सब चीजों को तो बोलेगा यार उसमें उसका क्या मतलब है। लड़की है तो एक्स क्रोमोजोम वाला मामला बनेगा, लड़का है तो वाई क्रोमोजोम वाला। कभी इंसिडेंट बन जाएगा तो मतलब हो जाएगा, लड़का लड़की का क्या उससे लेना देना। लेकिन कर्मकांड का सीधा सीधा सा, अगर कोई बीमार हो गया और फिर वो व्यक्ति मतलब बोल रहा है कि तू डॉक्टर के पास क्यों जा रहा है, तुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, तेरे ऊपर तो किसी ने कुछ कर दिया है मतलब बोला तुझे मारने के लिए। जब इसके ही हाथ में सब कुछ है, यही मार सकता है, यही जिंदा कर सकता है, तो फिर ईश्वर ईश्वर नाम की तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए। या फिर मतलब ईश्वर को भी लेके क्वेश्चन मार्क लगते रहते हैं। तो कर्मकांड का यहाँ पे सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी चीजें जिन चीजों को मतलब एक तरीके से अंधविश्वास के आधार पर हम करे जा रहे हैं, जैसे कि अपने लड़के की बलि दे देंगे, इससे हम राजा बन जाएंगे। आ गया समझ में? और कोई प्रश्न? सर जो वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है उसमें राजतंत्र वो वंशानुगत है, तो जो उसमें सभा और समिति दी है उनका कार्य कैसे रहता है? अथर्ववेद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। लेकिन सब पुत्रियाओं को तो छोड़ो अभी, मतलब हमें यहाँ पे सभा और समिति को लोकसभा और राज्यसभा की तरह देख लेते हैं। ऐसी कंडीशन में वो कार्य भी करती थी। ऋग्वैदिक काल में जो सभा समिति की जो भूमिका थी वो ऐसी थी कि वो राजा का चयन करती थी। एक तरीके से एक कमेटी बनी हुई है, और वो कमेटी क्या करती थी, जैसे राजा है तो राजा के 5 बेटे हैं, वंशानुगत तो है ही, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। लेकिन 5 बेटे हैं, 5 में से कौन बेहतर कंडीशन में हो सकता है, तो वो सभा और समिति उसको डिसाइड कर देती थी। अगर उनको ऐसा लगता कि पांचों के पांचों भी निठल्ले हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में कि मतलब आपके परिवार में से कोई हो, या फिर कोई रिश्तेदारी में से कोई हो, या फिर आपको लगता है, जैसे राजा को लगता है, जैसे भरत का नाम सुना होगा आपने कभी, राजा भरत का। तो राजा भरत के 9 पुत्र थे, और 9 पुत्रों में से एक भी, उसने बोला कि मेरे 9 पुत्रों में से एक भी पुत्र राजा बनने के योग्य नहीं है। पुत्र हैं, बहुत अच्छे हैं, पुत्र बनने के योग्य हैं, मतलब पुत्र के रूप में या पुत्र के तौर पे वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजा के तौर पे एक भी शासक इनमें से अच्छा नहीं शासक बन पाएगा। इस वजह से भरत राजा ने अपने 9 पुत्रों को रिजेक्ट कर दिया था, और एक अन्य बच्चे को मतलब बोला कि ये राजा बनने का मामला है। तो सभा समिति थी, उसका कार्य सिर्फ ये सिलेक्ट करना था कि मतलब इनमें से किसको राजा बना दिया जाए। बाकी ऋग्वैदिक काल में भी राजतंत्र जो था वो वंशानुगत ही था।
अगला प्रश्न। सर जो पहले जो मानव था वो क्या करता था, मतलब कैसे रहता था, उनका जो आज तक का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है? हम जो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती है वो 25 लाख बीसी से मतलब मानी जाती है, जिसे हम पाषाण काल का भी आपने नाम सुना होगा कभी। तो पाषाण काल की जो समय अवधि है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके और 3000 ईसा पूर्व तक चलती है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर के काल का मतलब यह है कि उस समय का जो जनजीवन था, उस समय का जो जीवन यापन था वो पत्थर के भरोसे चलता था। तो ऐसा नहीं कि मतलब पत्थर खाते थे, मतलब क्या था कि पत्थर के भरोसे जीवन चलने का मतलब यह है कि इंसान को जीने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। वो नहीं जिंदा रहने के लिए सनम, वो नहीं, एक मुलाकात नहीं, क्या, एक तो खाना और दूसरा पानी और तीसरा ऑक्सीजन। ये 3 चीजें जरूरी होती हैं जीवन जीने के लिए। तो उनमें से सबसे पहली चीज जो ऑक्सीजन है वो तो प्रकृति ने दे दी, जो पानी का मामला है वो भी प्रकृति ने दे दिया। तो खाने का जो मामला बनता था वो उस समय पाषाण काल की हम बात करें तो पाषाण काल में हम शिकार पर निर्भर मतलब जीवन यापन था, और शिकार पर निर्भर होने का मतलब यह था कि पत्थर से शिकार करते थे। और पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल की जो अवधि है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल की 10,000 से लेकर 6,000 तक, और नवपाषाण काल की कितना 6,000 से लेकर 3,000 बीसी तक ये टाइम पीरियड है। लेकिन पुरापाषाण काल जो है, पुरापाषाण काल अब तक का सबसे लंबा पीरियड है, सबसे लंबा ऐतिहासिक काल है पुरापाषाण काल। इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला काल है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में लोगों की जो स्थिति थी वो पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों पर रहने के मतलब कंडीशन पूर्णतः शिकार पर निर्भर थे। शिकारों का जो मामला था वो बड़े पत्थरों से शिकार करते थे, ज्यादा दिमाग था नहीं। लेकिन आगे चल के 40,000 बीसी में मतलब ज्ञानी मानव जिसे होमोसेपियंस बोला जाता है उसकी उत्पत्ति हो गई थी। उसके बाद की जो कंडीशन है फिर मध्य पाषाण काल आया। तो मध्य पाषाण काल में लोग पेड़ों से उतर के गुफाओं में रहने लग गए। उसके बाद की जो कंडीशन थी तो मध्य पाषाण काल में उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। कुत्ते को पालतू पशु बनाने के बाद की जो कंडीशन थी फिर वो ऐसा मामला हुआ कि जो पत्थर थे, जो बड़े पत्थरों से पहले शिकार करते थे, बड़े पत्थरों से मतलब उन्होंने बोला कि यार इनमें से हथियार बनाया जाए। तो हथियार बनाने का मामला कुछ ऐसा नहीं था, धातु तो थी नहीं, सिर्फ पत्थर का मामला था। तो पत्थर को तोड़ा, टुकड़े कर लिए, टुकड़े मतलब एक कुल्हाड़ी टाइप की बना ली, और नुकीला करना है, सीधा सीधा सा मामला ऐसा। क्योंकि अगर कोई हिरन जा रहा है या कोई भी मतलब एक पशु जा रहा है तो पशु में आप गोल पत्थर मारोगे तो उसकी पीठ पे पड़ेगा, चोट लग जाएगी उसको, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन अगर नुकीला पत्थर जाके अगर चुभेगा तो वो क्या होगा, उसका ब्लड निकलेगा, और ब्लड निकलने के बाद मतलब 500 मीटर पे 1000 मीटर पे जाके वो गिर जाना है। मतलब आपने सुना ही होगा, लोग नसें काट लेते हैं, सुना है कि नहीं सुना है ना। तो फिर वो ब्लड क्लॉटिंग ना होने की वजह से ब्लड नहीं रुकता है और उसके बाद मतलब मौत हो जाती है ना। बहुत सारे कर रखा है क्या किसी ने यहाँ पे, नसस नहीं काटी कभी भी? लो यार क्या सोना बाबू वाला मामला नहीं है तुम्हारा, पेड़ काटे नस नहीं काटे, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब उस समय पे उन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना शुरू कर दिया, और ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले जो पत्थर से हथियार बनाया गया उसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, मानव द्वारा निर्मित। ठीक है, उसके बाद कंडीशन ऐसी हुई कि मिसाइल का प्रयोग, हाँ मिसाइल के प्रयोग का बड़ा शानदार सा मामला है। उस समय पे मिसाइल कहां से आ गई? मिसाइल का मामला ऐसा नहीं था कि जो आज आप मिसाइल देख रहे हो, आपने गिलोर का नाम सुना होगा या फिर कभी गोफिन का नाम सुना हो। जो किसानों के बच्चे होंगे उनको शायद अच्छे से पता होगा। कितने लोगों को पता है गोफिन के बारे में? चलो इतने देखो, गिलोर के बारे में पता होगा। कुछ नहीं, एक रस्सी ली और रस्सी में पत्थर को बांधा और उसके बाद ऐसे करके घुमा के मारा तो वो बहुत दूर तक जाएगा। और बोलोगे कि मामला क्या है? मामला बस इतना सा है यार, ताकत तो हाथ की है, ताकत तो हाथ की है, लेकिन अगर दीवार में हाथ मारोगे तो दीवार नहीं टूटेगी, लेकिन अगर उसी हाथ से पकड़ के आपने झूमर मारा तो ये पक्का टूट जाएगी दीवार। ताकत झूमर की थी या हाथ की थी? लेकिन हाथ के एक इंसान होता है कि सिर्फ शारीरिक बल का प्रयोग करता है और दूसरा होता है मानसिक का। तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों मिल जाते हैं तो फिर मामला बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो मिसाइल का आविष्कार हो गया। फिर उसके बाद नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई, उसके साथ साथ मतलब कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल में कृषि करने लग गए। तो जब कृषि करेंगे तो पहले तो पूर्णतः शिकार पर निर्भर है, लेकिन अब खेती भी करने लग गए तो अब पूर्णतः शिकारी नहीं है। पहले खाद्य संग्राहक थे, अब खाद्य उत्पादक भी हैं। तो खाद्य संग्राहक से लेके खाद्य उत्पादक की कहानी इनकी मतलब बन गई।
उसके बाद की अगर कंडीशन देखोगे तो जब कोई इंसान पशुपालन कर रहा है, समझो ध्यान से, पशुपालन कर रहा है तो पशु को ऐसी तो है नहीं कि वो एक जगह पे बंधा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, वो दूसरी जगह से तीसरी जगह भी जा सकता है और तीसरी जगह से चौथी जगह भी जा सकता है। लेकिन जब कोई इंसान खेती करेगा तो उसको एक जगह पे रहना ही पड़ेगा, खेती करेगा तो उसको एक जगह पे इस वजह से रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि खेत से बोलेगा कि चले यार घूम के आते हैं, है ना, तो उसको एक जगह पे रहना पड़ता है। तो स्थायी मानव बस्तियों का निर्माण भी, स्थायी मानव बस्तियों का निर्माण, व्यवस्थित पशुपालन या फिर कृषि के होने की वजह से ये सारा का सारा मामला कौन से काल में बना था? नवपाषाण काल में। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में तांबे की खोज हो गई थी, तो नवपाषाण काल का समय काल और ताम्रपाषाण काल का समय काल साथ साथ में चल रहा था। ताम्रपाषाण काल के बारे में आपने सुना हो, आहार संस्कृति के बारे में सुना होगा, मालवा संस्कृति के बारे में सुना होगा, जौरवी संस्कृति के बारे, जौरवी संस्कृति का एक शानदार सा इंसिडेंट आपको अच्छे से पता होगा कि उस समय पे लोगों में डर, अच्छा लोगों में डर हमेशा से रहा है या मतलब कभी नहीं रहा होगा? डर हमेशा से रहा है भाई, है ना, डर तो रहा ही है। और तो ताम्रपाषाण काल में कुछ एक ऐसा मिलता है, जौरवी जो संस्कृति है उसमें जैसे कोई वयस्क व्यक्ति की मौत हो जाए तो वयस्क व्यक्ति की मौत होने पे उसको क्या होता था कि उसके पैर काट के दफनाया जाता था कि क्या पता अगर ये मर गया और फिर उसके बाद उठ के आ गया तो इसके पैर काट के दफना दो। तो जौरवी संस्कृति, मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर मिल गया होगा। चलो अगला प्रश्न। सर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सामाजिक स्थिति में जो युगम समाधान का मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में मतलब बताना था। और प्रश्न है कि जो युगल समाधान है, युगल समाधान का मतलब क्या है? तो युगल समाधान का मतलब यह है कि दो लोगों को एक साथ दफनाना। इससे कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि यहाँ पे कुछ सती प्रथा जैसा कुछ मामला था क्या, या फिर एक इंसान मरा और इंसान के साथ एक कुत्ते को दफना दिया है। तो क्या है यहाँ पे ऐसा वाला मामला था कि यहाँ के लोग भी मतलब कुत्ते से प्रेम करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बोलते हैं कि कुत्ता बड़ा वफादार होता है और जैसे ही मालिक मर गया उसका तो उसके बाद कुत्ता भी मतलब बोल देता है कि मुझे भी मार दो, ऐसा है नहीं मतलब। तो शायद उस समय के लोगों में ऐसी कंडीशन रही हो कि अब इसका मालिक मर गया तो अब मतलब साथ में कुत्ते को दफना दो। तो युगल समाधान का मतलब होता है दो लोगों को एक साथ दफनाना। अगला प्रश्न। सर मेरा क्वेश्चन ये है, भूमि स्वामित्व क्या होता है? भूमि स्वामित्व, भूमि स्वामित्व का मतलब होता है कि कोई भूमि का स्वामी हो और वो ये बोले कि मेरी है ये जगह। ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में ऐसा मामला था कि लोग पूर्णतः पशुपालन पे डिपेंडेंट थे, वो लड़ते थे गाय के लिए, वो पशुओं के लिए लड़ते थे। उन्हें भूमि से ऐसा वाला मामला नहीं था क्योंकि लोहे की खोज हुई नहीं थी, और लोहे की खोज हुई नहीं थी तो कृषि एक तरीके से फायदे का सौदा नहीं था। तो अपनी पशुओं को एक जगह रखा, फिर दूसरी जगह पे ले गए, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह पे ले गए, तो पशुओं के लिए नहीं लड़ते, वो भूमि स्वामित्व नहीं था, भूमि के लिए लड़ने मरने वाला कोई मामला नहीं होता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, और लोहे की खोज होने के बाद कृषि प्राथमिक पेशा हो गया था आर्यों का। और प्राथमिक पेशा होने का मतलब यह था कि अब भाई खेती के लिए लड़ जाएंगे, तो भूमि स्वामित्व की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में आई। और भूमि स्वामित्व का मतलब सिंपल सा है कि भैया मेरी ये जमीन है। और आपने सुना भी होगा कि लोग मेड़ पे मर जाते हैं, सुना है क्या? मेड़ पे मर जाते हैं मतलब मेड़ के लिए मर जाते हैं। मेड़ के लिए मरने का मतलब ये है कि भाई मैं अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा क्योंकि अब उसकी इंपोर्टेंस है। चलो जो हड़प्पा काल में नगर नियोजन है वो क्या है? हड़प्पा काल का जो नगर नियोजन है बड़ा फेमस रहा है और एकदम शानदार प्रश्न है, पेपर भी बहुत आता रहता है कि हड़प्पा काल की नगर नियोजन जो व्यवस्था थी वो क्या थी। अब समझो, आज से लगभग 5000 साल पहले का टाइम है ये, ज्ञात टाइम, मतलब जैसे टाइम पीरियड को लेके इसके बहुत ज्यादा मतलब विवादास्पद मामला है, लेकिन आप मानो कि 4500 5000 साल पहले का टाइम। और उस समय पे एक नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो उसकी नगर नियोजन प्रणाली इतनी ज्यादा फेमस क्यों रहती है? तो नगर नियोजन प्रणाली क्या थी वो आपको मैं बताता हूं। एक तो जो नगर बनाए गए थे वो बिल्कुल ऐसे बनाए गए जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो स्मार्ट सिटी क्या है? तो स्मार्ट मतलब मामला अगर मैं बोलूं कि भाई स्मार्ट सिटी क्या होती है, तो स्मार्ट सिटी मतलब वहां पे जो बस्तियां बनी हुई हैं व्यवस्थित तरीके से बनी हो, सड़कें बनी हो, वो सड़कें मतलब एक ऐसे तरीके से बनी हो कि वो भीड़ भाड़ वाला मामला ना रहे,
तीसरी कंडीशन जो होती है वो तीसरी कंडीशन ये कि वहां पे जल निकास प्रणाली है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि पानी का भराव नहीं हो। आपने देखा होगा कि आज के समय पे इतनी अच्छी सड़कें हैं कि बारिश चाहे कितनी भी होती रहे पानी की तो एक बूंद भी नहीं रुक सकती, नालियों में सड़कों पे आ जाता है पूरा का पूरा पानी लेकिन उस समय की जो कंडीशन थी, चलो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब चिकित्सा की एक बढ़िया सी व्यवस्था, हॉस्पिटल मतलब अच्छी हो, शिक्षा का एक अच्छा स्तर हो, मतलब अच्छे कॉलेजेस स्कूल मतलब अच्छी जगह पे बने हो, और पार्क की व्यवस्था हो, लोगों को एक तरीके से पॉल्यूशन मुक्त वाला मामला होना चाहिए, इसी को बोलते हैं स्मार्ट मामला। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बात करें तो अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर हैं वो दो भागों में डिवाइड थे, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर में मतलब जो लोग रहते थे वो समृद्ध रहते थे, कुलीन लोग रहते थे, राजा के घर वाले लोग रहते थे या फिर परिवार वाले लोग रहते थे, और जो पूर्वी जो जन सामान्य के लिए बस्तियां होती थी। लेकिन यहाँ पे जो सड़कें हैं वो एक अच्छे लेवल वाली सड़कें, कच्ची ही थी, मोहनजोदड़ो में मतलब पक्की सड़कों के साक्ष्य मिलते हैं, बाकी जगह पे कच्ची कच्ची ही सही, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बोलते हैं ना कि आज से 20 साल पहले सरपंच ने एक खरंजा करवाया था, और वो खरंजा किसका था, पत्थर का, वो खरंजा आज भी जैसे के तैसा है। लेकिन आज जिसने आरसीसी करवाई वो 5 दिन बाद, आज आरसीसी करवाई 5 दिन बाद बारिश हुई, वो आरसीसी चली गई बारिश के साथ, ऐसे ही होता है ना। तो जब इस कंडीशन वाला मामला है तो भाई वो पक्की सड़कों से बेहतर कौन सी है, कच्ची सड़कें। तो मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कें मिलती हैं, बाकी कच्ची सड़कें। नालियां थी, नालियां इतनी शानदार तरीके से बनाई गई कि मतलब घरों में से नाली निकली वो बाहर वाली मतलब सड़क वाली नाली से मिल गई, सड़क वाली नाली है वो बड़े नाले से मिल गई, और बड़े नाले हैं वो नदियों से जाके मिल गए, और नदी जाके समुद्र में जाके गिर गई। नदियों का मतलब जो मामला है, क्योंकि उनको पता हुआ है कि इनका जो दिशा है वो दिशा मतलब किधर है, पश्चिम की साइड है, तो नालियों की भी दिशा उधर ही की जाए तो पानी का मतलब भाई कैसे होगा मामला। आपने देखा होगा कि आज कंडीशन ऐसी होती है कि रोड से ऊपर नाली बना दी, रोड से ऊपर नाली बना रहे, पानी नाली में मतलब जाएगा कि नाली का पानी रोड पे आ जाएगा, है? तो ये वाली कंडीशन मतलब होती है, पता नहीं भाई अच्छे लेवल के इंजीनियर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की, तो नालियां इतने तरीके से बनाई कि मतलब एक, और फिर उसके बाद भी सुनो स्वच्छता का मामला देखो, नालियों को ढक दिया जाता था, नालियों को ढक दिया जाता था जिससे कि वहां पे किसी भी प्रकार की गंदगी पैदा नहीं होनी चाहिए। उसमें से भाई नालियां रहेंगी तो उसमें मतलब न जाने कितने प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, कितने प्रकार की मतलब बीमारियां फैलती हैं, तो नालियों को ढक दिया जाता था। और कितने अच्छे लेवल पर नालियों को मतलब बनाया गया कि पानी रुकेगा नहीं, पानी छोटी नाली से बड़ी नाली में, बड़ी नाली से बड़े नाले में, और बड़े नाले से नदी में, और नदी से समुद्र में, मतलब ये वाली कंडीशन। तो नगर नियोजन प्रणाली मतलब हड़प्पा काल की बड़ी समृद्ध रही, और आ गया होगा समझ में। सर ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि एक वस्तु तुम मुझे दे दो, मैं दूसरी वस्तु तुम्हें दे दूंगा। मतलब ये है कि किसी ने बोला कि मेरे पास एक गाय है और इस गाय के बदले मुझे भेड़ चाहिए थी, मतलब कोई दे रहा है क्या? तो उसने बोला कि यार गाय की तो मुझे जरूरत थी सख्त, तुम मुझसे भेड़ ले लो, मैं तुमसे गाय ले लेता हूँ। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है। अगर मुद्रा विनिमय प्रणाली का मतलब ऐसा होगा, इसी के साथ में सोचो, उसने बोला कि देख अच्छा तेरी गाय कितने की है, उसने बोला 5,000 की, उसने बोला मेरी भेड़ 7,000 की है, तुझे 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे तब मैं दूंगा। या फिर वो ये बोलेगा सीधा सीधा भाई पैसे दे और तू मतलब इतने रुपए की कहीं से गाय खरीद लेना या भेड़ खरीद लेना। तो अभी कौन सी प्रणाली चल रही है, वस्तु विनिमय या मुद्रा प्रणाली? सर सामाजिक स्थिति में वेश्यावृत्ति का मतलब क्या है? वेश्यावृत्ति का मतलब क्या होता है? वेश्यावृत्ति का मतलब अपने शायद ये शब्द वेश्यावृत्ति आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शायद इंग्लिश वाला टर्म समझ में आ जाए क्या हो? इंग्लिश सेक्स वर्कर्स का नाम सुना है आप लोगों ने कभी? एक तरीके से अपने शरीर को बेच के जो पैसा कमाने वाला जो मामला होता है उसको बोला जाता है वेश्यावृत्ति। समझ में आ गया होगा? जहां तक आ गया है, नहीं आया? कैरेक्टरलेस कभी एक शब्द सुना है? ये भी नहीं सुना। ये पक्का सुना होगा कि ऐसे करके कि वो तो लड़की बदचलन है या वो लड़का तो बदचलन है, ये नहीं सुना? सुना है?
तो ये नॉर्मली मतलब बोला जाता है कि जैसे कोई किसी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर वही कंडीशन एक तरीके से ऐसा हो जाए कि उसको कोई पैसा बना ले, अपना अपना व्यवसाय बना ले, और 10-8 लड़कियां मिलके या 10-8 लड़के मिलके मतलब ये हरकतें करने लग जाएं, तो फिर उसको बोला जाएगा कि ये वेश्यावृत्ति है। वेश्यावृत्ति मतलब खासकर लड़कियों के लिए शब्द यूज होता है, और लड़कों के लिए भी कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, एक कर्म के आधार पर थी, उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर थी, तो मतलब ये क्या है? वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मतलब मिलता है। उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग हैं उन्हें अपने जन्म के आधार पे या फिर कर्म के आधार पे वर्क करने चाहिए। तो जो ऋग्वेदिक काल का मामला है उसमें तो ऐसा वाला मामला था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको उसी वर्ण के हिसाब से मतलब पुकारा जाएगा। अब जैसे मामला क्या था, वर्ण क्या थे, 4 वर्णों में समाज को विभाजित कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का काम था पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रियों का काम था रक्षा करना, और शूद्रों का काम था खेती करना, और वैश्यों का काम था खेती करना और व्यापार करना, और शूद्रों का काम था सेवा करना या फिर पशुपालन। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वाला। लेकिन यहां पे जब ऋग्वैदिक काल की बात आती है तो ऋग्वैदिक काल में मामला ऐसा था कि सभी लोग एक साथ रहते थे, एक ही घर में रहते थे। एक पढ़ता है, दूसरा मतलब पहलवानी कर रहा है या फिर मतलब तलवार चलाना सीख रहा है, तीसरा जो व्यक्ति है वो बढ़िया से खेती करता है, और चौथा व्यक्ति है वो व्यक्ति मतलब आराम से इनकी हेल्प कर देता है काम करने में। उसने बोला कि यार मैं परेशान होगा, थोड़ा सा हाथ दबा देगा मेरा, तो बोला हाँ बड़ा भैया यार क्या दिक्कत है, दबा देता हूँ हाथ। सब सेवा का मामला कर रहा है। या फिर मतलब बोला कि यार वो पशु हैं उनको मतलब चारा डाल दूंगा यार, क्या दिक्कत है। मतलब अपने कर्म के आधार पर उनको बोला जा रहा है कि ये, लेकिन भेदभाव वाला मामला नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इसी को बना दिया जन्म के आधार पर, और बोला कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र। और जिसका बेटा जिस वर्ग से आता होगा, जिस वर्ण से आता होगा, उसको वही काम करना पड़ेगा अनिवार्यतः। मतलब ब्राह्मण का बेटा है वो पढ़ेगा लिखेगा ही, क्षत्रिय का बेटा है उसको लड़ना मरना ही है, या फिर मतलब रक्षा करने वाला मामला। या फिर वैश्यों की बात करो तो व्यापार प्रधान हो गए कि अपना व्यापार करना है, खेती करनी है। और शूद्रों से बोल दिया कि तुम्हें अब मतलब बिल्कुल सेवा ही करनी है। तो जन्म के आधार पे और कर्म के आधार का मतलब समझ में आ गया है क्या? जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें राजनीतिक व्यवस्था कैसे क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक स्थिति थी, कुछ देखो हड़प्पा सभ्यता क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल का मामला है। कोई लिखित सोर्स तो वहां से मिले हुए हैं लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सकते। तो पढ़ नहीं सकते तो पूरी तरीके से तो नहीं बताया जा सकता कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसा बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन प्रणाली है उसमें देखा होगा आपने कि मतलब एक तरीके से नगरों की जो बसावट है वो ऐसी है कि पश्चिमी और पूर्व में मतलब बटी हुई है। तो पश्चिम और पूर्व में मतलब जैसे पूर्व में जनसामान्य रह रहे हैं और पश्चिम में समृद्ध जो लोग हैं वो लोग रह रहे हैं। तो अगर संभ्रांत लोग अगर पश्चिम में रह रहे हैं और थोड़ा ऊंचाई पे उनका निवास है, तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग मतलब राजा रजवाड़े रहे होंगे। तो राजतंत्र था, राजनीतिक सिस्टम राजतंत्र था। और ऐसा बोला जाता है कि वहां पर जो समाज था एक तरीके से, या फिर राजतंत्र में भी ऐसी कंडीशन मिलती है कि वहां का समाज शांति प्रिय था, क्योंकि कहीं से भी हथियार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। दूसरी कंडीशन ये भी है कि राजतंत्र के बारे में ऐसा बोला जाता है, माना जाता है, मुझे नहीं पता वो सच है या गलत है, कि बड़ेक वर्ण के हाथ में था वहां का राजतंत्र, या फिर राजा वहां का बड़ेक वर्ण मतलब निम्न वर्ग का था। ठीक है, आडंबर क्या है? आडंबर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, शायद पहला प्रश्न आडंबर इसी का था। आडंबर मतलब क्या ही बोलूं, बस सिंपल सा समझ लो, जो तार्किक चीजें नहीं है वो आडंबर है। ठीक है, तार्किक चीज का मतलब क्या है, अगर मैं ये बोलूं कि ये सामने लाइट है, ठीक है, तो मतलब मैंने बोला ये लाइट दिख रही है ना, सब लोगों को लाइट दिख रही है। लेकिन उसी जगह पे कोई मुझसे ये बोले कि
तुम ये वाला काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो मैंने स्वर्ग तो नहीं देखा। देखा है मैंने? नहीं देखा। आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। देखा है क्या? चलो ठीक। उसके लिए क्या मरना पड़ेगा पहले? और जो लोग हमसे ये बोलते हैं कि मतलब स्वर्ग है, नरक है, अगर तुम स्वर्ग जाओगे तो तुम्हें मतलब अप्सराएं, आया कुछ है? नहीं जाने हैं। तुम अल्लाह के लिए एक बार कुर्बान तो हो जाओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी। जन्नत में तुम्हें क्या मिलेंगी? हूर। तो वो स्वर्ग वाला मामला है। अब देखा नहीं है। और कोई व्यक्ति हमसे ये बोले कि पता है तुम क्या करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम 10-15 बार अपनी नाक रगड़ो और नाक रगड़ के मतलब तुम्हें इस वाले देवता के पास जाना है और उसके बाद तुम्हारा यूपीएससी निकल जाएगा। ठीक है। अब मैंने मतलब सोचा कि चलो देवता के पास नाक रगड़ के चलते हैं। उसने 15 बार की बोला, मैंने 20 बार रगड़ ली, तब तक नाक ही खत्म हो गई, है ना। तो अब शायद उससे बेहतर होता कि मतलब ठीक है दिल से मतलब देवता को तुम मानते हो तो अच्छे से मतलब मानो, लेकिन नाक रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नाक रगड़ोगे तो दर्द भी होगा बिना फालतू का, फिर पढ़ भी नहीं पाओगे। तो किसी ने बोला कि पढ़ लो और पढ़ने के बाद मतलब बढ़िया है, तुम्हारी आस्था 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 अपने आप में रखो। आडंबर का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कोई अतार्किक बात करता है तो वो आडंबर है। ठीक है। तो धार्मिक स्थिति क्या है? धार्मिक स्थिति, एक तो धर्म का मतलब होता है नैतिकता और दूसरा धर्म का मतलब होता है मजहब। मजहब का मतलब जैसे हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, कोई भी। तो इन धर्मों को मानने का मतलब होता है धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति मतलब पाषाण काल की धार्मिक स्थिति बिल्कुल डिफरेंट, सिंधु घाटी सभ्यता की बिल्कुल अलग, आज की बिल्कुल अलग, ऋग्वैदिक काल की बिल्कुल अलग, उत्तर वैदिक काल की बिल्कुल अलग। तो जो धार्मिक स्थिति का मतलब यह है कि लोग धर्म को किस तरीके से मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं या नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं, अगरबत्ती लगाने से काम चल जाता है या फिर मतलब आग जलाते हैं यज्ञ में, है ना, ऐसे करके मतलब। तो वो धार्मिक स्थिति का मतलब ये है किसको मानते हैं, कौन से देवता को मानते हैं। तो धार्मिक स्थिति का मतलब ये होता है। ठीक है। पृष्ठभूमि स्थिति क्या है? क्या पृष्ठभूमि? पृष्ठभूमि कौन से काल की पृष्ठभूमि? हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि। चलो बहुत बढ़िया प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता की हम तब से बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो भाई हड़प्पा सभ्यता का मामला क्या है? हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं, इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब इसका सिंधु घाटी सभ्यता का इंग्लिश वाला टर्म है। तो भाई अलग अलग नामों से क्यों ऐसे इसको बुलाया जाता है? तो पूरा का पूरा मामला सुन लो। जो सिंधु घाटी सभ्यता का मामला है, हुआ क्या था, 1824 के पास की एक घटना है। एक अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मैसन नाम का, उस व्यक्ति ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसको कुछ ऐसे स्थल दिखे, उसको लगा कि यहाँ पे यार कुछ गड़बड़ है। वो वाला अभी तुम्हें याद आ रहा होगा कि दया दरवाजा खोलो ऐसे करके, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, हैं? कुछ तो यहाँ गड़बड़ क्या मामला है? उसने बस गड़बड़ बोल के ही रह गया, कुछ काम आम नहीं किया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, इससे कुछ तो हुआ आवाज। फिर हुआ क्या कि 1853-54 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंगम को भी ऐसा डाउट हुआ, तो फिर उसने भी बोला कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो भी गड़बड़ बोल के ही रह गए, मतलब उन्होंने भी कुछ खास काम किया नहीं। लेकिन एक अच्छा काम ये कर गए कि वो पुरातत्व विभाग की स्थापना कर गए, और इस वजह से बोला जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग का संस्थापक कौन है या जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। फिर क्या हुआ, 1956-57 के आसपास का जो मामला है वो लाहौर से कराची के बीच में एक रेलवे लाइन डल रही थी। कहां से? लाहौर से कराची के बीच में एक रेलवे लाइन डल रही थी। तो उस रेलवे लाइन जब उसका नेतृत्व जो मतलब जिसके संरक्षण में या जो इंजीनियर थे उसके, वो थे बर्टन बंधु। कौन थे? बर्टन बंधु। तो उन्होंने क्या किया, उन राक्षसों को पता तो चला नहीं, अब वो कोई पुरातत्वविद्या तो है नहीं, उनको ज्यादा कोई जानकारी नहीं, हिस्टोरिकल कोई मामला नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल थे, उन स्थलों में से क्या करवा, ईंट निकलवा के लगवा दी। किसमें? रेलवे ट्रैक में। बाद में जाके
सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के हेड बने और उनकी अध्यक्षता में या फिर उनकी देख रेख में उन्होंने बहुत सारी कमेटी बनाई। तो उन्होंने सबसे पहले ये टास्क दिया किसको, दयाराम साहनी को, और दयाराम साहनी के नेतृत्व में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई। और इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है, हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो उस समय पे लगा कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी, यहाँ पे पहले लोग रहे होंगे और ये सारे के सारे लोग सिंधु नदी के आसपास रहते होंगे, सिंधु नदी के किनारे रहते होंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता बोलने लग गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं ये तुम्हें समझ में आ गया, हड़प्पा सभ्यता क्यों बोल रहे हैं ये समझ में आ गया। कहां से होगी सभ्यता, इस वजह से बोल रहे हैं कि पहले आपने सुना होगा कि सबसे पहले पत्थर का काल, फिर तांबे का काल, और इस समय पे टिन और तांबे से मिलकर कांसा बन गया था, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता, इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि इस सभ्यता में लिपि तो थी, लेखन शैली तो थी, लेकिन इस लेखन शैली को पढ़ा नहीं जा सका, इस वजह से इसको आद्य ऐतिहासिक काल में मतलब काउंट किया जाता है। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि जब स्थलों की खुदाई होने ही लग गई थी तो फिर खुदाई होते होते पता चला कि यार ये तो बड़ा, इसका विस्तार बड़ा खतरनाक है, इसका विस्तार बड़ा खतरनाक है, सिर्फ सिंधु नदी घाटी तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार तो सरस्वती तक लग रहा है, तो इस वजह से इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता। और फिर तुम देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी तक जो ज्ञात मामला है वो उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दैमाबाद तक और पश्चिम में सुतका गैंडोर से लेके पूर्व में आलमगीरपुर तक, मतलब इसका विस्तार है। पूर्व से पश्चिम तक 1400 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक इसका जो मामला है वो 1600 किलोमीटर और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता है। इतनी बड़ी सभ्यता थी कि ये मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन सबको मिला दिया जाए तब भी इनसे 12 गुने बड़ा थी। इतनी बड़ी सभ्यता के बारे में मतलब हम लोग ज्यादा जान ही नहीं पाए, बाद में जाके अंग्रेजों ने हमें जो बताया है उसको हम मान लेते हैं। हो सकता है कि और भी समृद्ध रही हो, वही वाला मामला है कि जब तक हम खुद को पढ़ेंगे नहीं, जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक कैसे कुछ पता चलेगा। तो आई थिंक बन गया मामला। चलो अगला। सर वो आर्थिक स्थिति है ना, उसी के बारे में बता दो। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था थी। व्यापार प्रधान मतलब ये लोग व्यापार को प्रमुखता देते थे, और व्यापार प्रधान समाज होने का मतलब होता है समृद्ध समाज। इस समय का मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ का समाज बड़ा जागरूक था, और समाज जागरूक है तो व्यापार भी करेगा, और इसका व्यापार मतलब मिस्र में हो रहा है, मेसोपोटामिया में हो रहा है, दक्षिण भारत में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, इतनी दूर दूर तक इसका व्यापार आयात निर्यात वाला मामला। तो कितनी समृद्ध अर्थव्यवस्था रही होगी यहाँ की। कृषि यहाँ मतलब ऐसा नहीं था खाने कमाने वाला मामला, कृषि अधिशेष था। कृषि मतलब इतनी होती थी कि मतलब खा नहीं पाते थे, निर्यात करना पड़ता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था समृद्ध थी, बहुत अच्छी थी। राजतंत्र व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता का राजतांत्रिक व्यवस्था मैंने मतलब बता दी है कि यहाँ की जो वंशानुगत थी या फिर लोकतंत्रात्मक थी, ऐसा तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक ऐसा कुछ साक्ष्य है नहीं, लिखा कुछ मतलब लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा ही नहीं जा सका तो कैसे बोलेंगे। लेकिन बस इतना सा बोलते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। सर धर्म और मजहब और बता दीजिए। धर्म और मजहब में अंतर क्या होता है, तो अगर हम इसको एक पंथ के रूप में देखते हैं, अब डिफरेंस क्या है चलो मैं बताता हूं। धर्म और मजहब दोनों एक जैसे हैं, या एक जैसे हैं या एक ही हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो धर्म अलग है। धर्म का मतलब कभी तुमने सुना होगा कि यार वो तो धर्म की बात करता है, इसको समझने की कोशिश करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक मामला ऐसा है कि यार वो तो धर्म की बात करता है। धर्म की बात का मतलब यह है कि एक मुसलमान है और एक हिंदू है, एक सिख है और एक ईसाई है। वहां पे 4 लोग बैठे थे और 4 लोगों में हो गया झगड़ा, और एक आदमी आया और उसने मतलब आके वहां पे निष्पक्ष निर्णय दे दिया और उससे बोला कि यार देखो वो व्यक्ति धर्म की बात करता है, उसको किसी के धर्म से लेना देना नहीं है। कुछ समझ में आया मैंने कुछ बोला? वो व्यक्ति धर्म की बात करता है, उसी को किसी के धर्म से लेना देना नहीं है। तो बोल रहे धर्म की बात कर ही रहा है, धर्म से लेना देना है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं पंथ की, क्योंकि हम इन लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो इन लोगों के पंथ हैं,
इन लोगों के संगठन है जो उस संगठन को नाम देते हैं धर्म का। रियल वाला धर्म होता है वो धर्म होता है नैतिकता, और जिस मजहब की बात कर रहे हैं वो हम किसी एक विचार को मानते हैं उसको बोलते हैं मजहब, किसी विचार को। जैसे ईसा मसीह ने जो बोल दिया कि ऐसा 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 ऐसा, तो उसको मानने वाले लोग हैं वो मजहब है, और उस मजहब को मानने वाले लोग हैं वो उसकी ही बात मानेंगे। लेकिन धर्म की बात आती है तो जैसे सच बोलना, कौन सा धर्म है ऐसा, मतलब या कौन सा मजहब है, कौन सा व्यक्ति जो बोलता है नहीं झूठ बोलना अच्छी बात है, कोई बोलता है ऐसा? नहीं। तो ये नैतिकता वाला मामला है, ईमानदारी। भाई कौन सा, मतलब कोई भी नहीं बोलेगा किसी भी मजहब से आता हो, लेकिन हाँ, लेकिन जैसे ही तुम बात करोगे कि राम बड़ा है या अल्लाह, तो इस्लाम को मानने वाले लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ही है, सब कुछ अल्लाह करता है। राम को मानने वाले लोग बोलेंगे अच्छा अल्लाह है। ये दोनों के दोनों बात किसकी कर रहे हैं? पंथ की, एक विचार की बातें कर रहे हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति आता है और वो तीसरा व्यक्ति बोलता है देखो अल्लाह ईश्वर यार सब एक ही है, मतलब कोई शक्ति है और वो शक्ति हम सबको चला रही है और हम इंसान है यार। तो वो इंसानियत की बात कर रहा है, नैतिकता की बात कर रहा है, तो वो है रियल वाला धर्म। और जब हम किसी विचार की बात कर रहे हैं तो वो विचार जब मतलब सुदृढ़ हो जाता है, लोग जुड़ते चले जाते हैं और उस विचार के लिए मरने मिटने लग जाते हैं, तो वो मतलब एक पंथ बन जाता है या फिर धर्म बन जाता है। हिंदू धर्म है या मजहब? हिंदू धर्म है या मजहब, तो हिंदू को तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसे ही बोला कि हिंदू तो कुछ है ही नहीं, हिंदू तो एक विचार है, ऐसे ही मतलब बोला। सुप्रीम कोर्ट का जो मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हिंदू धर्म को ऐसे बोला है कि जैसे बौद्ध धर्म है, बोला हाँ है। हिंदू धर्म बोला हिंदू धर्म नहीं है, जन सामान्य वाला मामला है हिंदू धर्म का। तो लेकिन हम बात कर लेते हैं अभी, अब अपने तरीके से बताएं तो हिंदू धर्म है, और धर्म उस सेंस में बोल रहे हैं, मजहब के सेंस में, वो वाला नैतिकता वाला है, वो तो सबके लिए होता है, वो इंसानियत वाला मामला है और वो सबके लिए होता है। तो अगर तुम उसकी विचार के आधार पर देखोगे या फिर एक कम्युनिटी के आधार पर देखोगे तो वो तुम्हें एक मजहब दिखेगा, लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे नैतिकता के आधार पर देखेंगे तो वो धर्म है। ठीक है, पूछना कुछ? मैंने बताया मतलब को आदमी चला रहा है, तो आदमी के विचारन में चल रहा है, तो राम भगवान है बनात में, तो बिना विचार में भी चल रहा है, तो फिर मजा हुए वो तो मजहब है, मैंने बोला ना। अगर हम उसके रूप में देखेंगे ना उसको तो वो मजहब दिखेगा। तो फिर सर तुम धर्म बोल रहे हैं। मैंने बोला कि पंथ, धर्म और मजहब, इसको हम एक सेंस में ये दोनों, जब हम पंथ को धर्म के रूप में देख रहे हैं तो वो धर्म है हमारे लिए, उसको नाम दे दिया है सिर्फ इतना सा, मतलब बोलेंगे कि ये हिंदू धर्म है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि रियल वाला धर्म क्या होता है, रियल वाला धर्म। तो रियल वाला धर्म का मतलब है नैतिकता, वहां पे धर्म का मतलब नहीं है, वो सिर्फ इंसानियत का मामला होता है, तो वो नैतिकता है। अगर उस मजहब को हम धर्म बोल रहे हैं ना, तो वो फिर वो धर्म बोल रहे हैं उसको, टर्म अलग अलग है वो एक ही मामला है। जो खाद्य संग्रह, खाद्य आरक्षक क्या होता है? खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये किताबें यहाँ पे रखी हुई है ना, और इन किताबों को मैंने यहाँ से कलेक्ट किया, एक जगह पे जाके रख दिया, तो संग्रह कर लिया। लेकिन अगर मैं इन किताबों को बनाऊं तो उत्पादन कर रहा हूं। तो खाद्य संग्रह का मतलब ये था कि ऐसे हिरण मार दिया, हिरण उसने बनाया तो है नहीं, हिरण मारा और खा लिया, मतलब खाद्य का संग्रह किया। कहीं से मतलब खरगोश मिल गया तो खरगोश, कुछ और मिल गया तो कुछ और, मतलब तो खाद्य का संग्रह किया। लेकिन जब खेती कर रहे हैं तो खेती का वो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो जो नवपाषाण काल का मामला था, उस समय पे लोग खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गए थे। सर जो वैदिक काल में एक टैक्स लिया जाता वो बलि, वो सर किस पर लिया जाता है और किस प्रकार? वैदिक काल में एक टैक्स लिया जाता था बलि नाम का, एक स्वैच्छिक कर था। स्वैच्छिक कर का मतलब ऐसे था, जैसे राजा है तो राजा का मतलब बस इतना सा मामला, एक व्यक्ति है थोड़ा सा पावरफुल है, और उस जो राजा है ना, उस राजा ने मतलब बोल रखा है कि देखो, तुमने कभी सुना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे करके? किसका है ये वाक्य? तो उस समय पर राजा भी ऐसे बोल रहा होता है कि तुम मुझे ताकत दो और फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ताकत किससे मिलेगी भाई? अब सरकार है, सरकार के पास टैक्स नहीं जाएगा, उसके पास मतलब संसाधन ही नहीं रहेंगे, तो कहां से मतलब वो तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? तो ऐसे ही उस समय पे वैदिक काल में
जो मुखिया होता था, जो कबीला का मुखिया होता था, उसको जो कबीले के लोग होते थे वो लोग उसकी हेल्प कर देते थे। उसको मतलब बोला जाता था कि उसके जैसे मान के चलो कि उस समय पे कृषि है तो कृषि ऐसे लेवल पे तो होती नहीं थी कि मतलब कि एक तरीके से भूमि स्वामित्व की अवधारणा। लेकिन अगर मान के चलो राजा है, राजा खेती नहीं करता, समझो ध्यान से, ठीक है, राजा खेती नहीं करता लेकिन बाकी लोग तो खेती कर रहे हैं, तो राजा को दे दो एक एक कट्टा अनाज का, और क्या मतलब मामला, ठीक है। लेकिन बोला स्वैच्छिक कर है, वो कैसा है, स्वैच्छिक, मतलब जबरदस्ती नहीं लेता, तुम अपनी इच्छा से, भाई राजा तुम्हारी हेल्प करता है तो तुम जाके दे ही दो। राजा के जो साथ रहती है पलटन, उनको भी तो खिलाएगा ना राजा, नहीं तो ये कमजोर पड़ जाएंगे तो हेल्प नहीं करेंगे, फिर तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे। बाद में उत्तर वैदिक काल में यही फिर जबरदस्ती वसूल किया जाने लगा था और बोला कि अब ये स्वेच्छा वाला मामला नहीं है, देना ही पड़ेगा। सर आर्थिक स्थिति में जो लोथल है ना, उसका वो क्या है? प्रश्न किसी मतलब का नहीं, वैसे ही था, देना है क्या जवाब। लोथल एक जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, एक नगर है, बंदरगाह शहर है ना। उसकी आर्थिक स्थिति में मतलब इम्पोर्टेंस ये है कि वहां से आयात निर्यात होता था, तो इस वजह से उसकी आर्थिक इम्पोर्टेंस है। सर अगर ऐसे कोई हम यज्ञ हवन वगैरह कर रहे हैं तो वो कर्मकांड रहित कैसे हो सकता है? यज्ञ हवन का जो मामला है, मैंने ऐसा बोला है कि जैसे ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ हवन होते थे वो कर्मकांड रहित थे और उत्तर वैदिक काल में वो कर्मकांड वाले हो गए। तो भाई क्या मामला है, वही वाला मामला, अच्छा तुम करो तो चमत्कार, ऐसा कुछ मामला हो रहा है। तो मामला क्या था, यज्ञ तो यज्ञ, अब यज्ञ तो हो रही है ना, तो एक जगह पे तो उसको बोलते हैं कि वो कर्मकांड रहित है और दूसरी जगह पे बोल रहे हैं वो कर्मकांड से सृजित मतलब यज्ञ हो रही है, क्या मामला है। तो मैं बताऊं कि जैसे यज्ञ, जब यज्ञ हवन होते थे, यज्ञ हवन, तो उनका मतलब ऐसा होता था कि इससे वायु स्वच्छ हो जाती है। क्या मामला है, इससे वायु स्वच्छ हो जाती है। वायु स्वच्छ कैसे, जब हवन करते हैं ना कोई हवन, तो उससे वायु स्वच्छ होती है, उसमें मतलब घी डालना है, उसमें ऐसे तत्वों का मतलब प्रयोग किया जाता है कि उस समय के लोग शायद अच्छे लेवल पर समझदार रहे होंगे, तो वो वातावरण को स्वच्छ करने की दृष्टि से यज्ञ करते थे। और यही कंडीशन उत्तर वैदिक काल में क्या हुई कि हम इंद्र बन जाएंगे, इस वजह से यज्ञ करना। पहली वाली में कर्मकांड है? दूसरी वाली में वो लोग मतलब ऋग्वैदिक काल में वो पेड़ों की पूजा कर रहे हैं। वो पेड़ों की पूजा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए, और बोला कि भैया ये देवता है, पीपल वृक्ष है, इसकी मतलब कटाई नहीं, मतलब अब देवता वो इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रकृति पूजक है और वो जानते हैं कि अगर जैसे ही हम पेड़ों को काटेंगे तो फिर उसके बाद जलवायु संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही वाला मामला हुआ कि पीपल पे तो भूत रहता है और आसपास मत भटक जाना, नहीं तो लग जाएगा, पीछे पड़ जाएगा। डिफरेंस नहीं आ रहा समझ में, है दोनों में डिफरेंस या नहीं। तो एक जगह पे मामला ऐसा है कि वो एक उद्देश्य का मामला है और दूसरी जगह पे मामला कैसा हो रहा है कि वो एक तरीके से अपने स्वार्थ बस, मतलब वो भी निगेटिव स्वार्थ, मतलब बोला कि हम एक ब्राह्मण को इस वजह से मतलब पैसे दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, या फिर मतलब ऋषि को इस वजह से घूस खिला रहे हैं, इस वजह से उसकी इज्जत कर रहे हैं क्योंकि ऋषि ने ये बोल दिया है कि तुम अगर यही सब कंडीशन करते रहे तो एक दिन तुम राजा बन जाओगे। समझ में है। तो लगातार मतलब यज्ञ करवाना उससे, लगातार मतलब उसको दान देना लगातार, तो ये वाला मामला उत्तर वैदिक काल का था। कौन पूछ रहा है अब? सर जो वैदिक काल है उसमें राजा वंशानुगत हो गए, लेकिन जो राजाओं की स्थिति अधिकार है वो समय समय पर बदलते रहे, वो उत्तर वैदिक काल में जाकर निरंकुश हो गए। तो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें राजा को कहाँ तक अधिकार प्राप्त थे, और मतलब वो किसी क्षेत्र विशेष का या जन विशेष का प्रधान होता था, या फिर मतलब सर देखो आप लोगों को पता हुआ है कि बहुत अच्छे से कि जो आर्यों का आगमन है वो उसको लेके विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं।
किसी ने बोला कि आर्कटिक से आए, किसी ने बोला मध्य एशिया से आए, किसी ने बोला तिब्बत से आए, किसी ने बोला नहीं वो तो भारत के ही थे, किसी ने बोला दक्षिण भारत से आए, किसी जिसका जो मन आया वो मतलब ठीक है। मैक्स मूलर ने बोला कि मध्य एशिया से आए, और सर्वमान्य सिद्धांत भी यही है कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, मध्य एशिया से हुआ। हम बातें इतनी, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं भूमिका क्यों मतलब बना रहा होता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एक लाइन में भी आंसर दे ही सकता हूँ, लेकिन नहीं। तो जब आर्य यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे पहले से भी जनजातियां निवास करती थी, या भारतवासी जो रियल में इंडियंस हैं वो यहाँ पे रहते थे, उनसे इनका झगड़ा भी हुआ, तो इन लोगों ने उनको मतलब पीटा, तो वो दक्षिण भारत की साइड चले गए। कुछ लोग थे वो यहीं पे रह गए, तो उनको मतलब अनार्य बोला गया, या फिर उनको दास बना लिया इन लोगों ने। लेकिन उस समय पे तुम एक बात सोच के देखो, झुंड में लोग आ रहे हैं, और झुंड में लोग आने का मतलब ये है कि ऐसे मान के चलो इनके पास गाय है और उनका टोला है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा गाय है या फिर जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसी के पास सबसे ज्यादा गाय है, तो जो ताकतवर व्यक्ति है उसको 10 लोगों ने अपना मुखिया बना लिया, वैसे ही समझो। फिर उधर 15 लोगों ने एक को अपना मुखिया बना लिया है, 10 लोगों ने एक को अपना मुखिया बना लिया है। तो उन्होंने क्या किया, ये हमारा घर है, ये परिवार है, परिवार को मतलब मिला के गांव बना लिया, गांव से 2-3 गांव से मिलके मतलब बोला एक कबीला, तो कबीले का जो हेड है ना उसको बोल दिया कि ये हमारा क्या है, राजा है। क्या है, राजा है। तो वो राजा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इनका जो सबसे मेन संपत्ति इनके पास क्या है, गाय। मेन संपत्ति क्या है, गाय। अगर इनकी गाय को कोई दूसरी गाय वाला चुरा के ले गया तो उससे झगड़ा हो जाएगा, तो गाय के लिए झगड़ना है इनको। दूसरी कंडीशन ये है कि मतलब खेती वेती करते थे, तो इनकी खेती कैसी थी, निर्वाह मूलक खेती, काम चलाओ। बाकी मामला कैसा, पशुपालन मुख्य पेशा है इनका। लेकिन यहां तक मामला इनका ऐसा रहा कि राजा, अब सोचो मतलब ये राजा ज्यादा शक्तिशाली होगा या फिर ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, इतना ज्यादा शक्तिशाली कहां है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या कंडीशन बनी कि लोहे की खोज हो गई थी, और लोहा बना तो लोहे से हथियार बनने लग गए। और उस समय पर जब सुनो ना, बोलते कभी किसी ने बोला हुआ है बहुत बढ़िया से कि जब अगर एक पहलवान है वो किसी से लड़ गया और लाठी लेके गया है तो 2-3 को मारेगा, लेकिन अगर एक विद्वान किसी से लड़ गया तो पता नहीं वो कितनों का सर्वनाश करवा देगा। सुना है कि नहीं सुना। क्योंकि ये जो पहलवान है ना, पहलवान ने क्या किया, लठ लेके गया, सिर पे मार दिया तो एक मर गया, अगर पीठ पे मारा तो मरा भी नहीं, मतलब किसी का कंधा चला गया, या मतलब ऐसी कंडीशन। लेकिन एक विद्वान है वो क्या करेगा, राक्षस, पता चला कि मतलब या तो दिमाग लगा के आपस में लड़वा दिया सबको, या फिर ऐसी कंडीशन कर दी कि मतलब एक बॉम्ब बनाया और पटक दिया, सारे के सारे मतलब चले गए हैं। तो जब ऋग्वैदिक काल का मामला था तो ऋग्वैदिक काल में कैसी कंडीशन थी, लोहे की तो खोज हुई नहीं थी, तो इनके हथियार भी क्या होते थे, लकड़ी के। तो ऐसा कुछ मामला नहीं होता था कि मतलब ज्यादा से ज्यादा भाई कितना मतलब आर्थिक नुकसान होगा, 2 गाय ले जाएगा, कितना मतलब जनजीवन को मामला बनेगा, 2-4 लोगों को मार दिया जाएगा, ऐसा वाला मामला बनेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई तो लोहे से एक तो हल बनने लग गए, तो कृषि में आमूलचूल परिवर्तन, और दूसरा हथियार बनने लग गए, तो युद्ध की टेंडेंसी बढ़ गई। और अब कंडीशन ऐसी है कि एक कबीले का राजा दूसरे कबीले के राजा को मारता है, और उसके बाद उस कबीले को भी अपने अंदर ले लिया, फिर दूसरे कबीले को भी अंदर ले लिया, और ऐसी कंडीशन हो गई कि मतलब जो राजा है उसके पास मतलब एक तरीके से बड़ा क्षेत्र हो गया, जमीन का भी मतलब भूमि स्वामित्व की अवधारणा आ गई, जमीन को मतलब लेके लड़ने लग गए। और कंडीशन ऐसी हुई कि अब राजा मतलब ये नहीं है कि एक गांव का राजा है या 2-3 गांवों को मिलकर राजा है, अब मतलब कंडीशन ऐसी है कि वो एक जन का मतलब कितने भी गांवों को मिला के बना हुआ है, इतने का वो राजा हो गया। तो ताकत अब कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। और जब खेती अच्छी हो रही है तो मतलब एक तरीके से खाने पीने में भी कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है, पशुपालन भी मतलब अच्छे से हो रहा है, तो मतलब सेना भी अच्छे से रख रहा है। अब राजा लगातार मतलब समृद्ध होता जा रहा है। और अब एक बात बताओ, पहले मतलब राजा इतना ज्यादा मामला नहीं रहता था, तो बोलता था कि मैं मतलब राजा हूं, मेरा बेटा बने तो बढ़िया, अगर बेटा अच्छा नहीं होगा तो कोई और बन जाएगा, कोई और बना दो। लेकिन अब जब किसी के पास पैसा हो, और वो किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा किसी और के पास जाए, मतलब मुख्यमंत्री चाहता है कि उसका बेटा ही मुख्यमंत्री बने। तो जो उत्तर वैदिक काल में इतनी शक्ति आ गई थी, राजा के पास इतनी शक्ति आ गई थी कि उसने सभा और समिति को भी दरकिनार कर दिया, और उसके बाद बोला कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो उम्मीद कर लूं कि आ गया समझ में। अगला
सर जो ऋग्वैदिक काल है ना, वहाँ पर नारी की स्थिति मतलब बहुत अच्छी थी सर। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति को दयनीय स्थिति बताया गया है सर। उसके बाद मतलब आज तक नारी की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? ऋग्वैदिक काल में एक तरीके से जो स्त्री की स्थिति जो दिखाई गई है वो ऐसा माना गया है कि पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं था, ऐसा मतलब मान लें हम लोग। बाकी समाज पितृसत्तात्मक ही था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुत्री होना कोई गुनाह नहीं था। ठीक है, जिसे सभा समिति को प्रजापति की क्या बोला गया है? पुत्री। ठीक है, अब तुम थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो शायद समझ में आए आप लोगों को। जब हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो ऋग्वैदिक काल में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी मतलब बोला गया। सतपथ ब्राह्मण का आपने नाम सुना होगा। लेकिन वही मैत्रेयनी संहिता में स्त्री को बोला गया कि ये शराब और जुए की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष है। और आगे चल के तो कंडीशन आपने सुनी होगी कि जब मतलब बढ़ती गई कुरीतियां तो फिर वो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उसमें नारी भी मतलब इनको तुम अगर प्रताड़ना या फिर ताड़ना या फिर इनको तुम डांटते रहोगे, इनको मारते रहोगे या इनको एक तरीके से नियंत्रित करके रहोगे तो ही ठीक है, नहीं तो ये अनियंत्रित हो जाएंगे। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकार है, ताड़ना के अधिकार है, मतलब डांटते रहो। ढोल का ऐसा बोला कि इसको जितना ज्यादा तेज बजाओगे उतना ही अच्छा बजेगा। तो ऐसा नहीं होता भाई, फट जाएगा, अच्छी आवाज नहीं निकलेगी। गंवार तो गंवार व्यक्ति को मतलब लठ से ही सुधारा जा सकता है मेरे हिसाब से। तो शायद उसको ज्ञान की जरूरत है, उसको ज्ञान दिया जाए तो शायद मतलब समझ में आए। और इसको प्रताड़ना भी मतलब अच्छी बात है, कौन से लेवल तक, नहीं तो पता चलता है ना, एक बच्चे को भी तुम लगातार लगातार पीट रहे हो ना, एक दिन ऐसा पत्थर मार के जाएगा। शूद्रों को भाई तो उसकी तो बात ही नहीं करना है मुझे, मैं क्यों बात करूं, मतलब इंसान को इंसान से भेद जो करता हो उसकी तो बात ही क्या करनी। पशु को पीटने से पशु मतलब आता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम कुत्ते को मारो वो तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा, आएगा क्या? लेकिन हाँ, अगर कुत्ते को तुमने पाला है तो ऐसी कंडीशन, अभी तुमने एक 2-3 दिन पहले का ही मामला है, एक डॉगी था आर्मी में, जूम नाम था उसका, और उसने अभी 2 आतंकवादियों को मतलब एक तरीके से मारने में सेना की सहायता की। और इतना ज्यादा वाला मामला कि मतलब वो बिल्कुल लटक गया आतंकवादी से। उसने मतलब एक दूसरे आतंकवादी ने उसको 2 गोली मार दी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस आतंकवादी को नहीं छोड़ा बिल्कुल। और ये गिफ्ट पे तो मेरे हिसाब से पशु का भी मामला ऐसे ही है कि अगर उसको तुम जितना ज्यादा अपने मतलब क्लोज लेके आओगे, उसको जितना ज्यादा उससे प्रेम करोगे, वो उतना ही ज्यादा अच्छे से मतलब चलेगा। सेम कंडीशन नारी की है तो पीटने वाला मामला तो नहीं बनता है। और जब भी ऐसी कंडीशन बने कि नारी के बारे में ऐसे कुछ ख्यालात आए, तभी अपनी बहन बेटी और माँ के बारे में सोचो, तो शायद ख्यालात बदल जाएंगे। तो उसको जाने दो। चलो, तुम्हारा प्रश्न ये था कि ऋग्वैदिक कालीन जो महिलाओं की स्थिति, उत्तर वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति और आज की महिलाओं की स्थिति, मतलब क्या परिवर्तन आया और उस समय की महिलाएं कैसी कंडीशन में थी। तो ऋग्वैदिक कालीन महिलाएं मतलब एक तरीके से पुरुष के बराबरी में रही। उत्तर वैदिक काल में मतलब महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा, एक तरीके से बच्चा पैदा करने वाली मशीन, एक तरीके से इन्हें वंश बढ़ाने के लिए सिर्फ यूज करने किया जाने लगा कि वंश मतलब उठ के इसको मुक्का मार दो, जो उन्हें गेट से टच मत हो जाना। अरे जा तेज मत मार देना मुक्का, नहीं तो रोएगा। फिर उत्तर वैदिक काल में मतलब नारियों की स्थिति ऐसी हो गई। लेकिन वहीं आज की स्थिति देखें तो आज की स्थिति में मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। 3000 साल हो गई यार, और 3000 साल तक लगातार महिलाओं की स्थिति गिरती गई और वो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई
कि महिलाओं को बस इतना सा जाने लगा कि ये हमारी इज्जत है, और इज्जत तो मतलब सिर्फ बोलने वाला मामला, बाकी उनको सब चीज़ों से वंचित कर दिया। पितृसत्तात्मक समाज में सारे के सारे अधिकार या फिर डिसीजन लेने की पावर मतलब एक पुरुष में होती है। एक लड़की है तो एक लड़की को रास्ते में जाना है, और वो लड़की की उम्र हो रही है 20 साल, और उसके साथ मतलब उसकी रक्षा करने के लिए 5 साल का चूजा भेज दिया जाता है कि देखना, तो है ना। तो ये वही वाला मामला है, क्यों ना मतलब लड़की को इतने अधिकार हो, या फिर लड़की को इतना स्ट्रांग क्यों नहीं बनाया जा रहा कि मतलब वो कम से कम खुद की रक्षा करे। या फिर मैं एक सीधी सीधी बात बोलूं यार, शायद मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, बस इतना सा समझ लो कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी इस वजह से नहीं है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो खुद स्त्री है। और दूसरी बड़ी बात, वो असुरक्षित किससे है? अपने पापा से, अपने भाई से और अपने बेटे से, और कोई असुरक्षा वाला मामला है ही नहीं। और कौन आएगा उसको मतलब प्रताड़ित करने के लिए? किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, या फिर किसी का बेटा होगा। तो वही वाला मामला है यार, हम सब सुधर जाएं तो सब ठीक ठाक है। और अच्छा नहीं लगता, सच में अच्छा नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन हो कि यार ये तो लड़की है, ये अलग टाइप का मामला। तो फिर वही वो हरियाणा वाला मामला कि हमारी छोरियां छोरों से कम है कि है? किसी का प्रश्न बाकी है अभी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो उसका अंत कैसे हुआ था? अंत भला तो अब गला भी मतलब बोल गया ना तरीके से। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत को लेके भी बिल्कुल वैसे ही अलग अलग मत हैं जैसे कि आर्यों के आगमन को लेके, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत को लेके जो सर्वमान्य मत है वो ये बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन मतलब ऐसा बोलते हैं कि उस समय पे कंडीशन ऐसी हो गई थी कि लोग धीरे धीरे एक तरीके से मतलब उस कोई भी समाज हो, पतन भी मतलब उसका धीरे धीरे होने लग जाता है। जैसे अभी तक हम प्रकृति बढ़िया मतलब प्रकृति की पूजा कर रहे थे, पेड़ों को नहीं काट रहे थे, और धीरे धीरे लोगों को मतलब जैसे ही ऐसे होता है कि पैसे वाला होना है, उद्योग कर लगाने हैं, ये करना है वो करना है, मतलब पेड़ों को काट के कंक्रीट इकट्ठी करनी है, तो जलवायु का संतुलन बिगड़ जाएगा। और जब क्लाइमेट चेंज वाला जो मामला है, जलवायु का जब संतुलन बिगड़ेगा तो फिर कभी तो बाढ़ आएगी, कभी सूखा होगा, और कभी कंडीशन ऐसी होगी कि मतलब अकाल पड़ रहे हैं बुरी तरीके से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जो सर्वमान्य कारण है वो ऐसा बोलते हैं कि उस समय पर बारिश हुई बड़ी खतरनाक, बादल फटने वाली कंडीशन, और बाढ़ आ गई, और उसकी वजह से जो नगर थे वो ढह गए। और उसके बाद जो वहाँ पे कुछ जो लोग बचे वो एक तरीके से मतलब भाई जिस किसी का उद्योग धंधे पे कोई निर्भर हो और वही उद्योग धंधा अगर उसका फिनिश हो जाए तो वो जमीन पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि सारे के सारे लोग ही मर गए थे, लेकिन जो लोग बचे वो बिल्कुल बुरी कंडीशन में आ गए होंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई होगी, तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अभी कोई है या मतलब दी एंड करें? दी एंड कर सकते हैं? चलो ठीक है। तो आप लोगों को पूछ रहा था सर, मैं ये पूछ रहा था अभी देवता उठने वाले हैं तो शादी वादी कब कर रहे हो आप? देवता ऐसा बोल रहा है, देवता उठने वाला है मतलब शादियों का सीजन है सर, आने वाला है बस। तो इसको मैं पर्सनल जवाब दे दूंगा अभी, है ना। तो आप सभी लोगों से भी मेरी एक विनम्र सी विनती है, जितना संभव होता है उतनी मेहनत करना शुरू कर दो, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए, उनके लिए, दुश्मनों के लिए, किसी के लिए तो कर लो। अगर आज मौका है, हो सकता है कि कल ये मौका मिले ही ना आपको। दूसरी कंडीशन ये है कि मैंने बोला है कई बार कि 2023 में मध्य प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का, और आपको वैकेंसी मिल जाएंगी। आप विश्वास कीजिए कि आपको मतलब बहुत सारी वैकेंसी या एग्जाम देने के लिए मिल जाएंगे। और ये वाली कंडीशन मत करो कि सर युद्ध स्टार्ट हो जाएगा तभी हम लड़ना सीखेंगे, तो फिर मारे जाओगे। युद्ध की तैयारी पहले से, क्योंकि युद्ध तो होते ही रहेंगे, लेकिन आप विजेता पहले से बनना सीखो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।